हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीआरएम मल्होत्रा क्लासेस। इस सेशन में हम पढ़ेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2025। देखो, कुछ नोटिफिकेशन न्यूज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फैक्ट बेस्ड होती है। ये छोटी सी नोटिफिकेशन होती है और इसको आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये फैक्ट बेस्ड है। कुछ नोटिफिकेशन होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जिसका मार्केट पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। इन टाइप की नोटिफिकेशन को आपको समझना पड़ेगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये नोटिफिकेशन क्यों लेकर आया, इसके साथ क्या पर्पस है, मार्केट पे क्या इम्पैक्ट है। तभी आप इन नोटिफिकेशन को याद रख पाएंगे आपके एग्जामिनेशन तक, अगर आप चीजों को समझेंगे तो। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो ढेर सारा काम करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडियन बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करता है, करेंसी को मैनेज करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंकर है, तो गवर्नमेंट के ब्याह पे भी ढेर सारी डीलिंग चलती है। तो ये ढेर सारे काम के रिस्पेक्ट में जो भी इंस्टीट्यूशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर काम कर रहे हैं उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन लेकर आता है, कहीं ना कहीं ऑर्डर लेकर आता है। हाँ जी बैंक्स, आप ये काम कर रहे हो ना, हम नोटिफिकेशन या फिर ऑर्डर लेकर आ रहे हैं, आपको ये मानना पड़ेगा अगर बैंकिंग सिस्टम में काम करना है तो। ठीक है जी। पहली नोटिफिकेशन आती है जो कि है एक फैक्ट बेस्ड नोटिफिकेशन। यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोल रहा है कि एक बैंक है एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है। ये वन ऑफ द ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो यहाँ पर एक्सिम बैंक ने एक लाइन ऑफ क्रेडिट दिया 180 यूएस मिलियन डॉलर्स, मतलब यूएस मिलियन डॉलर्स हो गए। तो ये किसको दिए गए हैं? तो गवर्नमेंट ऑफ वियतनाम को दिए गए हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ 4 ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स। मतलब सी की सिक्योरिटी के लिए ये लाइन ऑफ क्रेडिट दी गई है। इसके साथ साथ 120 मिलियन डॉलर्स भी दिए गए हैं वियतनाम को ही फॉर द पर्पस ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ हाई स्पीड गार्ड बोट। मुद्दे की बात है कि यहाँ पर एक्सिम ने ये लाइन ऑफ क्रेडिट क्यों दिया है, क्या पर्पस है इसका। तो यहाँ पर क्या होता है, जनरली जो ट्रांजेक्शन होती है ना गवर्नमेंट लेवल की, फॉर एग्जाम्पल डिफेंस के इक्विपमेंट में हो रही है, तो यहाँ पे इंडिया से कोई एक्सपोर्टर डिफेंस के इक्विपमेंट बाहर बेचता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वियतनाम में गए, अब वियतनाम की जो गवर्नमेंट है वो कह रही है हाँ ठीक है, ये एक्सपोर्टर ने हमें अच्छे खासे डिफेंस के इक्विपमेंट दिए हैं, बट पेमेंट अब अभी नहीं कर सकते, थोड़ा टाइम चाहिए हमें। तो इस केस में एक्सिम आ जाता है पिक्चर के अंदर। एक्सिम कहता है कोई नहीं, मैं आपको फाइनेंस कर देता हूँ। ये जो एक्सपोर्टर है, इंडिया का ही एक्सपोर्टर है, तो एक्सिम बैंक इसको पेमेंट कर देगा और जो वियतनाम की गवर्नमेंट है वो धीरे धीरे करके एक्सिम बैंक को पैसा रीपे करती रहेगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा एक्सपोर्टर का भी बेनिफिट हो गया और एक्सिम बैंक भी कुछ इंटरेस्ट कमा लेगा। ठीक है जी। तो ये नोटिफिकेशन है, इसमें याद क्या करना है, कितना पैसा दिया गया, किस पर्पस के लिए दिया गया। अगर आपका एग्जामिनेशन थोड़ा फैक्ट बेस्ड आया तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये दोनों फैक्ट्स आपको याद करने हैं। ओके, अगली नोटिफिकेशन आती है जो कि समझने वाली नोटिफिकेशन है। मैं इसकी हेडिंग को पढ़ूंगा, जो इसकी हेडिंग दी गई थी जब नोटिफिकेशन आई थी। आपको उसमें से अगर कुछ समझ में ना आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितनी चीजें हम समझा सकेंगे वो आपको समझाएंगे। पढ़ते हैं, पहले कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या लिखा गया है। Government securities transaction between a primary member of NDSOM and its own gilt account holder or between two gilt account holders of same primary member। कुछ समझ में नहीं आया यहाँ पे क्या हो रहा है, मुद्दे की बात है। पहले हम समझते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की मार्केट किस तरीके से फंक्शन करती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात करें तो हम एग्जांपल लेते हैं किसी कंपनी का। किसी कंपनी को अगर फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो कंपनी आपसे पैसा मांग सकते हैं ना लोगों से जाके। शॉर्ट टर्म की बात करें तो कमर्शियल पेपर इशू करके जो कंपनी है वो पैसा मांग सकती है। कंपनी क्यों पैसा मांग रही है, उसको कंपनी रन करना है, बिजनेस चलाना है, तो उसको पैसे की रिक्वायरमेंट है। अब एक गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। गवर्नमेंट को भी तो पैसे की रिक्वायरमेंट हो सकती है। गवर्नमेंट कह रही है टैक्सेस तो मिलेंगे बट अभी टाइम नहीं हुआ, डेट नहीं है टैक्सेस की, तो टैक्सेस तो बाद में आएंगे, बट हमें खर्चा अभी करना है, अभी डेवलपमेंट का काम करना है। तो उस केस में गवर्नमेंट अपने नाम की सिक्योरिटी इशू कर रही है, कमर्शियल पेपर नहीं, वो तो कंपनी के लिए कमर्शियल काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट थोड़ी ना कोई कमर्शियल काम कर रही है। तो गवर्नमेंट कह रही है हम सिक्योरिटी इशू करेंगे और इसका नाम गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। मुद्दे की बात है, कंपनी फेल हो सकती है कोई ना कोई, बट गवर्नमेंट फेल नहीं होती। अगर कोई गवर्नमेंट पैसा लेके आपको वापस ना करे, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा ले और पैसा वापस ना करे, ऐसा कभी सुना कि गवर्नमेंट ही फ्रॉड है? तो ऐसा नहीं होता। तो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती है उस पर कभी भी डिफॉल्ट नहीं होता, सबसे सेफ सिक्योरिटी है। ठीक है जी। तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज की बात हमें क्लियर होती है कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात चल रही है। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को इशू करने की बात करें
तो इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंकर है। तो आरबीआई को बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ जी, पैसे की रिक्वायरमेंट है, डेवलपमेंट करना, रोड वगैरह बनानी है, तो जरा हमारे को पैसा ला के दो। तो गवर्नमेंट कह रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, ये लो हमारी सिक्योरिटीज लो, हम पैसा उधार पे ले रहे हैं अपनी पब्लिक से, उनको पैसा रिटर्न करेंगे इंटरेस्ट के साथ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जा रही है लोगों के पास, हाँ जी देखो हमारी गवर्नमेंट को पैसे का रिक्वायरमेंट है, तो हम ये सिक्योरिटीज लेकर आ रहे हैं, आप ये सिक्योरिटी परचेज कर लें। जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है वो पैसा देंगे और इंटरेस्ट कमाएंगे अपना। मुद्दे की बात है कि यहाँ पर ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी की ट्रांजेक्शन किस तरीके से चलती है और इसको अट्रैक्टिव कैसे बनाते हैं कि लोग इसमें इन्वेस्ट करें। तो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम, ई कुबेर सिस्टम, जहां पर प्राइमरी इशुएंस होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी की। प्राइमरी इशुएंस से अगर एग्जांपल लें तो आप जब किसी के आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो वो एक प्राइमरी इशुएंस या फिर प्राइमरी मार्केट है। प्राइमरी मार्केट का मतलब है मार्केट में वो सिक्योरिटीज पहली बार आ रही है और जो पैसा रेस करा जा रहा है वो कंपनी के पास जा रहा है। आईपीओ में अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपने जो पैसा दिया वो कंपनी के हाथ में गया। अगर सेकेंडरी मार्केट की बात करें, आपके पास अब सिक्योरिटी आ गई, प्राइमरी इशुएंस हो गया, फिर उसके बाद अगर आपको अपने शेयर्स को बेचना है तो आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे जाके उसको बेचते हैं। उस समय आप शेयर कंपनी को वापस नहीं करते, आप किसी और इन्वेस्टर को ढूंढ के उसको बेचते हैं। कोई और इन्वेस्टर परचेस करता है, आपको पैसा दे देता है। तो प्राइमरी मार्केट के अंदर पैसा कंपनी के पास जाता है, सेकेंडरी मार्केट के अंदर इन्वेस्टर आपस में डीलिंग करते हैं। समझ में आती है बात? तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है प्राइमरी मार्केट के अंदर ई कुबेर सिस्टम के अंदर ये ऑक्शन के थ्रू बिक जाती है। उसके बाद हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है कि जिसने वो सिक्योरिटी परचेज कर ली, अगर उसको बेचनी है तो वो कैसे बेचे? गवर्नमेंट की जो रिडेम्पशन की डेट है वो तो बाद की है, तो अगर इसको हमें बिकवानी है, हेल्प करवाना है, ल्यूक्रेटिव बनाना है इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, तो इसके लिए एक सेकेंडरी मार्केट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जैसे हमारी शेयर मार्केट के अंदर स्टॉक एक्सचेंज है जहां पे जाके अपने शेयर्स को बेच सकते हो, ऐसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी होना चाहिए। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रिस्पेक्ट में जो सेकेंडरी मार्केट है उसका क्या नाम है? एनडीएसओएम, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग। नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग। देखो यहाँ पे इस वर्ड को अगर हम पढ़े ऑर्डर मैचिंग तो हमें समझ में आता है कि आप सेल कर रहे हैं, कोई पर्सन बाय करने आया है, तो उनका ऑर्डर तभी मैच होगा जब वो एक रेट पे अग्री करेंगे, ठीक है ना? तो ऑर्डर मैचिंग समझ में आता है। ये नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम क्या है? अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर इसमें क्या बात चल रही है कि आप स्टॉक एक्सचेंज पे जाते हैं तो वहां पे आपको ऑलरेडी पता होता है किस प्राइस पे अभी मार्केट चल रही है, प्राइस डिस्कवरी हो रखी होती है और उसी पे आप बेचते हैं फिर सेल करते हैं। इस नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम के अंदर क्या है, क्योंकि किसके पास कितनी सिक्योरिटीज है, क्या रेट पे है, क्या इंटरेस्ट पे है, वो डिफरेंट डिफरेंट है। हर टाइम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो फर्क करता है ना। आज के टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, अगली बार मॉनेटरी पॉलिसी आएगी तब रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे नेगोशिएटेड डीलिंग चलती है। यहाँ पर बोलते हैं कि मेरे पास ये वाले परसेंट की गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, मैं इसको बेचना चाहता हूँ, आप खरीदना चाहते हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं कितने रुपए पे। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर कोट होता है, आप रिक्वेस्ट डालते हैं, हाँ जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कोट है आपका बताओ, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपको कोट के लिए, कितने का बेचोगे। तो ऐसा भी यहाँ पे काम चल रहा है। तो सेंसेक्स जैसा ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तो है, बट थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पे ओवर द काउंटर ट्रांजेक्शन भी हो सकती है। ओवर द काउंटर मतलब स्टॉक एक्सचेंज में जाके नहीं बेच रहे, मैं और आप आमने सामने बैठे, स्टॉक एक्सचेंज को छोड़ो, आपस में बैठ के हम डीलिंग कर रहे हैं, कितने रुपए का बेचोगे, आज इतने का बेचेंगे, इतने का बेचोगे, डिस्कस करके हमने प्राइस सेट कर लिया, तो वो ओवर द काउंटर होता है। यहाँ पर ओवर द काउंटर ट्रांजेक्शन को एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म में डाल दिया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में डाल दिया, जहां पर आप नेगोशिएशन कर सकते हैं। समझ में आती है बात? तो यहाँ पे इसलिए इसका नाम रखा गया नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग। अब ये जो सिस्टम है सेकेंडरी मार्केट का, एनडीएसओएम, इस पे सबका एक्सेस नहीं होता। तो यहाँ पर जो एक्सेस दिया गया है इस सिस्टम को चलाने का, मतलब इसमें एक मेंबर बनने का एक्सेस, वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को है, बैंक्स को है, इंश्योरेंस कंपनी को है, पेंशन फंड को है, म्यूचुअल फंड्स को है, तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को है। अब यहाँ पे अगर हमें ट्रांजेक्शन करनी है बोले तो हमारे को रिटेल इन्वेस्टर वगैरह कुछ छोटे लोगों को ट्रांजेक्शन करनी है जिसको ये एक्सेस नहीं दिया गया, वो कैसे इसको एक्सेस करे फिर? तो यहाँ पर आपको एक इनडायरेक्ट एक्सेस का ऑप्शन दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल एनडीएसओएम के अंदर बैंक जो है वो डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। अब बैंक को बोला कि आप अपने अंदर कुछ लोगों का अकाउंट खुलवा लो, मैं कहूंगा मैं जाऊंगा बैंक के पास, बैंक
मेरे को ये NDS-OM जो आपका गवर्नमेंट का सेकेंडरी मार्केट है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का सेकेंडरी मार्केट, उस पर डीलिंग करनी है। तो मेरे पास तो एक्सेस है नहीं, आपके पास एक्सेस है, तो आप मेरे को एक्सेस दिलाओ इनडायरेक्ट तरीके से, मेरे ऑर्डर आप लगा दो। यहाँ पर ये सुविधा दे रखी है। अब इसके अंदर बैंक एक गिल्ट अकाउंट खोलता है, आपका गिल्ट अकाउंट खुलेगा। इसको गिल्ट क्यों बोल रहा है? तो ये देखो पुराना ट्रेडिशन नेम चलता आ रहा है। सबसे पहले गवर्नमेंट जो ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये गिल्ट बॉन्ड्स निकाले थे। तो यहाँ पर जो बॉन्ड्स निकलते थे ना, उसके एजेस पे गोल्ड लगा होता था। तो इसलिए उस बॉन्ड को थोड़ा सा डिस्टिंक्ट करने के लिए कि ये गिल्ट सिक्योरिटीज है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, यहाँ पे कभी डिफॉल्ट नहीं होता, ठीक है ना। तो नाम वो अभी तक चलता आ रहा है। तो यहाँ पर क्या बोला, गिल्ट अकाउंट का मतलब ये है यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की डीलिंग हो रही है, ठीक है। तो बैंक को बोला, बैंक आप अपने अंडर ये जो लोग आ रहे हैं ना, जिनको एक्सेस करना है NDS-OM, उनका एक गिल्ट अकाउंट खोल दो, ठीक है, आप ट्रांजेक्शन कर लो। अब पहले क्या होता था कि अगर जो बैंक है प्राइमरी मेंबर, उस बैंक को मेंबर बोलेगा ना, ये बैंक अब मेंबर बन चुका है NDS-OM का। तो प्राइमरी मेंबर अगर कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है और उसका खुद का गिल्ट अकाउंट है, मतलब उसके जो क्लाइंट है उन्होंने जो अकाउंट खुलवा रखा है, इनके ट्रांजेक्शन को आपस में मैच नहीं करता था NDS-OM। साथ ही साथ एक प्राइमरी मेंबर बैंक है, उसके दो गिल्ट अकाउंट होल्डर है, एक मैं हूं एक आप है, गिल्ट अकाउंट है हमारे, इन दोनों के भी ऑर्डर्स को मैच नहीं करता था NDS-OM। पहले कह रहा नहीं नहीं, हम अलग अलग प्राइमरी मेंबर्स के जो ऑर्डर्स है उनको मैच करेंगे, ये एक ही प्राइमरी मेंबर्स का खुद का गिल्ट अकाउंट, उसको हम मैच नहीं करेंगे। ये तो दिक्कत वाली बात है, अगर इनको ट्रांजेक्शन करनी है, इनका आपस में अगर हो रही है तो क्या दिक्कत है, एक सिक्योरिटी किसी और के पास ही जा रही है ना। तो यहाँ पर अब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उन्होंने बोला कि अब हम इसको अलाउ कर रहे हैं। मुद्दे की बात यह ना, समझ में आती है, यही इसका मीनिंग है, यही नोटिफिकेशन है। पढ़ते हैं, ट्रांजेक्शन इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओवर द काउंटर मार्केट आर करंटली अंडरटेकन, या फिर आप इसको NDS-OM पे कर सकते हैं, या फिर आप बायलेटरली खुद बैठकर नेगोशिएट कर लें और आप इस सिस्टम पे रिपोर्ट कर दे इसको, ठीक है ना, NDS-OM के ऊपर रिपोजिटरी बन गई। ऑल ट्रांजेक्शन, मुद्दे की बात है, अगर किसी प्लेटफॉर्म पे ट्रांजेक्शन हो रही है NDS-OM पे, तो उसको सेटल करवाने का काम CC होता है ना, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, CCIL के पास है। अब ये CCIL क्या है, इसको भी समझते हैं। आप जो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रांजेक्शन करते हैं, अब उस स्टॉक एक्सचेंज पे आपने तो बोल दिया कि आप एक शेयर को X अमाउंट पे परचेस करेंगे। अब ये दिक्कत वाली बात है कि आपने बोला आप परचेस करेंगे, फिर आप मुकर जाए, तो आप मुकरे ना, इसीलिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होती है जो आपके इस ट्रांजेक्शन को क्लियर और सेटल कराने की जिम्मेदारी लेती है। अब ये जिम्मेदारी कैसे फुलफिल होते हैं, तो इसके अंदर जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होते हैं ना, वो आपसे मार्जिन रखवाती है, याद है कि नहीं याद है? पैसा होगा तभी आप ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, ऐसे ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। ये कौन बोलता है? ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बोलती है। तो आपका जो जीरो धाका अकाउंट है ना, जीरो धाका अकाउंट, वो एक क्लियरिंग मेंबर भी है। वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो होती है ना, उसका भी मेंबर है जीरोधा। जीरोधा ब्रोकर भी है और क्लियर करवाने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो है हमारी स्टॉक एक्सचेंज की, उसका एक मेंबर बनता है जीरोधा, और फिर वो आपको बोलता है हाँ जी मार्जिन रखवाओ। जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है वो कह रही है पैसा रखवाओ, तभी ट्रांजेक्शन हम होने देंगे। तो अभी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो पाएगी ना, वो जिम्मेदारी लेगी तभी। ऐसे ही इस प्लेटफॉर्म के अंदर भी, क्योंकि यहाँ तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पर भी एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है जो कि है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी की ट्रांजेक्शन को क्लियर एंड सेटल करवाने का काम करती है, ठीक है ना। चलो, यहाँ पे क्या लिखा गया, ट्रांजेक्शन बिटवीन, एट प्रेजेंट ट्रांजेक्शन बिटवीन प्राइमरी मेंबर एंड इट्स ओन गिल्ट अकाउंट होल्डर एंड बिटवीन टू गिल्ट अकाउंट होल्डर्स ऑफ सेम PM आर नॉट परमिटेड। कह रहा है वो परमिट है ही नहीं अभी, इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस समय डिसाइड कर रही है कि हम अब परमिट कर देंगे मैचिंग ऑफ ट्रांजेक्शन बिटवीन अ PM एंड इट्स ओन गिल्ट अकाउंट होल्डर्स और बिटवीन टू गिल्ट अकाउंट होल्डर्स ऑफ सेम PM। इसके साथ साथ कह रहे हैं कि आप अब NDS-OM के अंदर अपने ट्रांजेक्शन को मैच करवा सकते हैं और ये आपकी क्लियर और सेटल हो जाएगी थ्रू CCIL, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से। इसके साथ साथ अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन करी है, आप उसको रिपोर्ट भी कर सकेंगे। अगर आपको रिपोर्ट करना ना, आपने बायलिटरली खुद ट्रांजेक्शन कर ली, दो बंदों ने ओवर द काउंटर ट्रांजेक्शन कर ली, तो आप इसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं NDS-OM के अंदर ऑप्शनल बेसिस पे, ठीक है जी। चलो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। NDS-OM एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज करवाता है। ये RBI ही ओन करता है, मैनेज करता है। प्राइमरी मेंबर की बात करें
तो ये वो एंटिटीज हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने परमिट कर रखा है कि यहाँ पे डीलिंग कर सकते हैं। इसके बारे में हम अभी और थोड़ा सा बढ़ेंगे, एक और नोटिफिकेशन है इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अगला पॉइंट आता है, ये गिल्ट अकाउंट होल्डर्स क्या होते हैं? अ गिल्ट अकाउंट होल्डर ऑफ अ प्राइमरी मेंबर इज एन इन्वेस्टर हु होल्ड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थ्रू प्राइमरी मेंबर। वो प्राइमरी मेंबर के थ्रू सिक्योरिटीज को होल्ड करता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को। ठीक है ना? चलो, यहां पर जो तरीका होता है वो क्या होता है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सिडरी जनरल लेजर बनता है। जो आपका प्राइमरी मेंबर होता है, प्राइमरी मेंबर बैंक हो गया, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट खोलता है। अब इस प्राइमरी मेंबर यानी कि बैंक, अगर इसको आपका अकाउंट खोलना है जिसको गिल्ट अकाउंट बोला गया, तो उसको इस टर्म में बोला जाएगा, जनरल लेजर के अकाउंट के अंदर टर्म्स के अंदर बोला जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सिडरी जनरल लेजर। तो प्राइमरी मेंबर का जो खुद का अकाउंट है उसको बोलते हैं सब्सिडरी जनरल लेजर, और जो आपका गिल्ट अकाउंट है उसको इन टर्म्स में बोलते हैं कि ये भी जनरल लेजर तो है बट ये किसी कॉन्स्टिट्यूएंट का है, कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सिडरी जनरल लेजर। ठीक है जी। चलो, आपका ई कुबेर वाला सिस्टम हो गया जिसके अंदर आपकी प्राइमरी मार्केट की ट्रांजेक्शन होती है। ओके जी, ओके जी। सीसीआईएल के बारे में लिखा है, वो भी हम पढ़ के आ चुके हैं, जो क्लियर एंड सेटल करवाने का काम करता है। अगली आपकी नोटिफिकेशन आती है, डायरेक्शन आती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, जो बात कर रही है कि एक्सेस क्राइटेरिया क्या है एनडीएसओएम का। एनडीएसओएम को कौन एक्सेस कर पाएगा? हमने देखा था कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, देखते इसमें क्या लिखा गया, कुछ चेंजेस आए कि नहीं आए। तो यहाँ पे बताया गया एनडीएसओएम एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय एंड सेल करने का काम करता है। अब इसको एक्सेस करने के तीन तरीके हैं, एक डायरेक्ट एक्सेस जो बड़े इंस्टीट्यूशंस को दे रखा है, या फिर थ्रू इनडायरेक्ट एक्सेस, अभी हमने देखा था कि गिल्ट अकाउंट होल्डर्स होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सेस करते हैं, या फिर थ्रू स्टॉक ब्रोकर कनेक्ट। अब ये स्टॉक ब्रोकर की थोड़ी सी नई बात चल रही है, चलो देखते क्या लिखा गया। एलिजिबल एंटिटीज में क्या लिखा गया, जो जिनके पास डायरेक्ट एक्सेस है, इसमें बैंक्स आ गए, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स एसपीडीज आ गए, नॉन बैंकिंग फाइनेंस एनबीएफसीज आ गई, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ गए। देखो ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशन आपको पता होने चाहिए क्या है, तो इसको सबको डिस्कस नहीं कर सकते, ये फुल लेक्चर्स में होते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स क्या है, प्रोविडेंट फंड्स क्या है, पेंशन फंड्स क्या है, इंश्योरेंस कंपनीज क्या है, रेगुलेटेड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन, इसके अंदर आपका स्टॉक एक्सचेंज आ जाता है, डिपॉजिटरी आ जाता है, आपका क्लियरिंग कॉर्पोरेशन आ जाती है, वो मार्केट इंफ्रा के इंस्टीट्यूशन होते हैं। ठीक है, तो बोलेगा इनके पास डायरेक्ट एक्सेस है ये एनडीएसओएम पे आके आपकी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। चलो अब देखते हैं, कह रहे एनडीएसओएम पे आने का रिक्वायरमेंट क्या है। जो एंटिटी को आना है, फॉर एग्जांपल बैंक को आना है, तो उसके पास एक सब्सिडरी जनरल लेजर एसजीएल अकाउंट होना चाहिए रिजर्व बैंक के साथ, साथ ही साथ एक करंट अकाउंट होना चाहिए विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो सब्सिडरी जनरल लेजर होता है इसके अंदर गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही रखी जाती हैं। ठीक है जी। जो गिल्ट अकाउंट है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सिडरी जनरल लेजर, इसके अंदर भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही रखी जाती हैं। ये किसके बिहाफ पे होता है, ये बैंक रखता है आपके बिहाफ पे, ठीक है ना, इनडायरेक्ट एक्सेस के थ्रू। साथ साथ यहाँ पे एसजीएल तो बोला आपके पास होना चाहिए, हमारे पास तो एसजीएल नहीं होता ना, तो हम इनडायरेक्ट एक्सेस करते हैं। इसके साथ करंट अकाउंट भी होना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ। एसजीएल के अंदर सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखी जाती है, उसमें ट्रांजेक्शन होती है। करंट अकाउंट में बैंक और भी अलग टाइप की ट्रांजेक्शन कर सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ। ठीक है, इसके साथ साथ मेंबरशिप होनी चाहिए आपकी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ। आपके पास मेंबरशिप होगी तभी आप ट्रांजेक्शन कर पाएंगे ना एनडीएसओएम पे, क्योंकि सेटलमेंट करवाने का काम तो सीसीआईएल के पास है। ठीक है जी, तो ये रिक्वायरमेंट है, तीन रिक्वायरमेंट अगर आप फुलफिल करेंगे, आप पहली बात ये सब है, फिर ये रिक्वायरमेंट है, तीन बातें, तब आपको एक्सेस दिया जाएगा एनडीएसओएम का डायरेक्ट। ठीक है जी, यहाँ पे बात खत्म होती है। अगला आता है इनडायरेक्ट एक्सेस का। इनडायरेक्ट एक्सेस में हमारे पास वो लोग हैं जिनके पास डायरेक्ट एक्सेस है, हम उनके पास जा रहे हैं। एनी पर्सन एलिजिबल एंटिटीज टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो अवेल कर सकते हैं इनडायरेक्ट एक्सेस टू एनडीएसओएम। कैसे करेंगे, इट इज नॉट एन एंटिटी एलिजिबल। अब इससे कौन है, इसके अंदर कौन कौन सी एंटिटी आ जाएंगी, हम वो एंटिटी है जिनके पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, हम सेटिस्फाई नहीं करती जो रिक्वायरमेंट है टू सीक डायरेक्ट एक्सेस, मतलब ये वाली बात हम सेटिस्फाई नहीं करते इसके साथ, या फिर हमें एनडीएसओएम का
ग्रांट नहीं करा गया, हमने एप्लीकेशन डाली थी बट हमें ग्रांट नहीं हुआ। अब हम क्या कर सकते हैं, इनडायरेक्ट एक्सेस टू एनडीएसओएम शैल बी थ्रू एन एंटिटी जिसका एक डायरेक्ट एक्सेस है। फॉर एग्जांपल बैंक के पास डायरेक्ट एक्सेस है तो हम उसके पास जाएंगे, हाँ जी आप हमारी ट्रांजेक्शन करवा दो, और वो एज्यूम करेगी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेटल द ट्रांजेक्शन। ठीक है जी। यहाँ पर आपका एक CSGL कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सिडरी जनरल लेजर बनता है, इसको हम गिल्ट अकाउंट भी बोलते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सिडरी जनरल लेजर shall means a subsidiary general ledger account opened and maintained with Reserve Bank of India by an agent on behalf of the constituent of such agent। यहाँ पे एजेंट कौन होगा हमारा, तो वो होगा प्राइमरी मेंबर या फिर बैंक, वो हमारे बिहाफ पे एक CSGL अकाउंट खोल रहा है। ओके, अगला तरीका आता है, हमने डायरेक्ट एक्सेस भी देख लिया, इनडायरेक्ट एक्सेस भी देख लिया। इसके बाद आता है स्टॉक ब्रोकर कनेक्ट। स्टॉक ब्रोकर जो हमारा क्या कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज में काम करता है, हमारे सेबी के अंडर आता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे लिखा है एलिजिबल इन्वेस्टर, इंडिविजुअल इन्वेस्टर को एलिजिबल कर दिया। कह रहा है आप डीमैट अकाउंट अगर आपका है सेबी रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी के साथ तो भी आप एक्सेस कर सकेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर, एनडीएसओएम के अंदर। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे स्टॉक ब्रोकर कौन होना चाहिए, अ स्टॉक ब्रोकर रजिस्टर्ड विद सेबी, जिसके अंदर आपके सारे अप्रूवल्स वगैरह सेबी के हैं। एंड जो स्टॉक ब्रोकर है उसको फिर अब एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा किसके साथ, CCIL क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, जो आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एनडीएसओ में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज चल रही है ना, उसकी ट्रांजेक्शन को सेटल करवाने के लिए CCIL की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल जीरोधा है, वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर डीलिंग करता है, तो उसके पास वहां की जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है जिसके अंदर आपका NSE की क्लियरिंग कॉर्पोरेशन अलग कंपनी है, उसके मेंबर बने हुए हैं वो। अगर अब जीरोधा को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर आपको ट्रांजेक्शन करवानी है NDS प्लेटफॉर्म पे, तो जीरोधा को जाके पहले लेनी पड़ेगी मेंबरशिप किसकी, CCIL की, ठीक है ना, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। तब जीरोधा एक स्टॉक ब्रोकर आपको NDSOM प्लेटफॉर्म को एक्सेस करवाएगा। ठीक है ना, चलो यही न्यूज थी। ओके, एक्सेस क्राइटेरिया यहाँ पे समाप्त होता है। अगली आपकी आती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डायरेक्शन। अब यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो हम पढ़ रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे इश्यू करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू जब उनको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफ सिक्योरिटी का प्राइस अभी के डेट पे कुछ चल रहा है, तो उसके बाद कह रहे हैं कि आज से 1 महीने बाद 2 महीने बाद क्या प्राइस चलेगा उसके ऊपर ट्रांजेक्शन चलती है, तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलेट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्शन लेकर आई है। आपको जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट पता है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन पता है। जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर होते हैं। जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं डेरिवेटिव, वो एक सेट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब उसमें कॉन्ट्रैक्ट का नंबर वगैरह प्राइस सारा डिफाइंड होता है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। वहीं अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ये भी आगे आने वाले एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। आगे की डेट पे ट्रांजेक्शन कितने रुपए की होगी, कितना बेचना वगैरह उस पर ट्रांजेक्शन चल रही है, बट ये ओवर द काउंटर होता है, OTC। यहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं है, आप आपस में बैठ के ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। हाँ जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी है, अभी ये रेट चल रहा है, 1 महीने के बाद इतना रेट होगा, देखो मेरे साथ डीलिंग करनी है, मेरे को लगता है इतना रेट होगा, तेरे को क्या लगता है कितना रेट होगा। तो डेरिवेटिव तो यही है ना, फ्यूचर रेट के ऊपर कोई ना कोई ट्रांजेक्शन चल रही है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ओवर द काउंटर होते हैं और फ्यूचर्स एंड ऑप्शन आपके एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं। ठीक है ना, स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडेड होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा गया, एलिजिबल मार्केट पार्टिसिपेंट कौन है, कौन इसमें अंडरटेक कर सकता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जो आप स्टॉक एक्सचेंज में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो शेयर्स के ऊपर कर रहे हैं, जो कंपनी के शेयर्स है। यहाँ पे जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की बात चल रही है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की चल रही है। अच्छा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है तो मतलब ये OTC ही होंगे, ये आपके स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं जाएंगे, ओवर द काउंटर होंगे। तो यहाँ पे एलिजिबल कौन है, तो कोई भी रेजिडेंट कर सकता है, इंडियन रेजिडेंट, या फिर कोई नॉन रेजिडेंट है तो वो भी कर सकता है। इसके बारे में आपको फेमा की जो रेगुलेशन है उसको भी पढ़ना पड़ेगा। फेमा रेगुलेशन अगर आपको अलाउ करती है नॉन रेजिडेंट को तो आप कर सकते हैं। चलो, तो यहाँ पे क्या बोला गवर्नमेंट ने, पहले इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्शन ने
कि एक मार्केट मेकर होगा। ये मार्केट मेकर्स क्या होते हैं? देखो कुछ फॉर एग्जांपल अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज परचेज करना है, तो फॉरेन एक्सचेंज को परचेज करने जाएंगे तो कोई बेचने वाला होना चाहिए, कोई बेचेगा तभी तो आप खरीदेंगे। तो इस केस के अंदर आप पहले ढूंढने जाएंगे कि हाँ जी किसके पास फॉरेन करेंसी मेरे को दो, मेरे को घूमने जाना है, तो दिक्कत वाली बात है। तो यहाँ पे मार्केट मेकिंग का काम बैंक को दे रखा है। बैंक को बोल दिया हाँ जी जितने फॉरेन एक्सचेंज आपके पास आएंगे आप उसको परचेज करेंगे, फिर कोई खरीदने आता है तो उसको सेल कर देंगे। तो यहाँ पे जो मार्केट मेकर है उनको खरीदना ही पड़ेगा, उनको रेट देना पड़ेगा, और फिर जब वो सेल करेंगे तो महंगे में सेल करेंगे, परचेज करेंगे सस्ते में, सेल करेंगे महंगे में, तो बीच में कुछ वो कमा लेंगे। तो ये मार्केट मेकिंग का काम कर रहा है। जो बैंक है वो मार्केट मेकिंग का काम कर रहा है फॉरेन करेंसी के अंदर, वो फॉरेन करेंसी को परचेज भी कर रहा है और वो सेल भी कर रहा है। सेम इस केस के अंदर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजेक्शन तो कर ले, आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हाँ जी एक महीने के बाद ये होगा वो होगा। इसके बीच में अगर आपको वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बेचना है तो कैसे बेचेंगे? तो यहाँ पर मार्केट मेकर आ जाएंगे। मार्केट मेकर को जाके आप बेच सकते हैं कि हाँ जी आपका अगर प्रॉफिट में है तो पैसा निकलवा ले, लॉस में है, बचना चाहते हैं, स्टॉप लॉस करना चाहते हैं तो आप उनको बेच के निकल जाए। तो यहाँ पे मार्केट मेकर कौन होगा? हम डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। मार्केट मेकर क्या होता है? ये वो एंटिटी है जो प्रोवाइड करती है आपको प्राइजेस कि कितने रुपए का आपको पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट आप एग्जिट कर सकते हैं, सेल ऑफ वगैरह कर सकते हैं। द फॉलोइंग एंटिटीज शैल बी एलिजिबल टू अंडरटेक ट्रांजेक्शन इन बॉन्ड फॉरवर्ड मार्केट। ये बॉन्ड फॉरवर्ड क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एज मार्केट मेकर। तो यहाँ पे बोला है स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक मार्केट मेकर की तरह काम कर सकते हैं, बट ये बड़ा काम है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, तो छोटे बैंकों को मना कर दिया। स्मॉल फाइनेंस बैंक आप नहीं कर सकते, पेमेंट बैंक आप नहीं कर सकते, लोकल एरिया बैंक आप नहीं कर सकते, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक आप नहीं कर सकते, या फिर जो आपका स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर है एसपीडी है वो मार्केट मेकिंग का काम कर सकता है। चलो अब मार्केट मेकर को क्या बोला कि आप अंडरटेक कर सकते हैं लॉन्ग पोजीशन विदाउट एनी लिमिट। ये लॉन्ग पोजीशन क्या है? आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे बाय पोजीशन की, हाँ हम बाय करेंगे आगे जाके, हम बाय करेंगे आगे जाके, तो इसकी जितनी मर्जी ट्रांजेक्शन कर ले। बट आपको शॉर्ट पोजीशन के ऊपर अगर आपको बेचने हैं, अगर आप किसी सिक्योरिटी को बेचेंगे तो प्राइसेस कम होंगे ना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है हमारी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसको ऐसे नहीं कि कोई भी बेचे जा रहा है बेचे जा रहा है बेचे जा रहा है, ऐसे तो हमारी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के प्राइस है वो बहुत नीचे चले जाएंगे फॉरवर्ड मार्केट में। तो यहाँ पे मार्केट मेकर को क्या बोला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कि आप जितने मर्जी लॉन्ग पोजीशन ले लो, आप परचेज करने की जितने मर्जी पोजीशन ले लो, ठीक है ना। बट यहाँ पे जो आप मार्केट मेकर जो सेलिंग की पोजीशन लेगा वो एक लिमिट तक हो सकती है। यहाँ पे क्या लिखा गया कि पहले तो आपकी लॉन्ग पोजीशन पे, मार्केट मेकर की लॉन्ग पोजीशन पे कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक है ना। लोग बेचने आ रहे हैं तो मार्केट मेकर जितना मर्जी परचेज करे, लॉन्ग पोजीशन जितनी मर्जी ले ले। यहाँ पे जो शॉर्ट पोजीशन की बात करी गई एंड कवर्ड शॉर्ट पोजीशन। अब ये शॉर्ट पोजीशन क्या है? शॉर्ट पोजीशन मतलब सेल वाली पोजीशन। तो कह रहे सेल पोजीशन कवर्ड होनी चाहिए आपकी। ये कवर्ड का क्या मतलब है कि अगर आप सेल कर रहे हैं तो मतलब उतनी सिक्योरिटी आपके हाथ में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप स्पेक्यूलेशन कर रहे हैं, आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है और आप उसको सेल कर रहे हैं। तो शॉर्ट पोजीशन उन्हीं की होगी जो आपके पास सिक्योरिटी आपके पास ऑलरेडी आप होल्ड कर रहे हैं या फिर आपके हाथ में है, आप उसी को शॉर्ट कर पाएंगे। शॉर्ट आप उन्हीं सिक्योरिटीज को फॉरवर्ड मार्केट में बेचने का कॉन्ट्रैक्ट आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास एक्चुअल में होगी, तभी इसको कवर्ड शॉर्ट बोला गया, तभी इसको कवर्ड शॉर्ट बोला गया। कह रहे विदाउट एनी लिमिट आप लॉन्ग पोजीशन कर सकते हैं एंड कवर्ड शॉर्ट पोजीशंस आप कर सकते हैं। कवर्ड शॉर्ट की बात करेंगे मींस अ पोजीशन इन बॉन्ड मार्केट इन विच सेलर ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होल्ड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। आप होल्ड कर रहे हैं तभी आप उसको सेल कर सकते हैं फॉरवर्ड में, आपके पास होने चाहिए तभी आप सेल कर सकते हैं। जो आप स्टॉक एक्सचेंज पे सुबह सुबह उठ के अगर शॉर्ट पोजीशन लेते हैं ना, आपके पास सिक्योरिटी नहीं होते, आप कहते हैं ये तो आज रेट गिरेगा तो मैं सेल कर देता हूँ, उसको नेकेड शॉर्ट बोलते हैं। आपके पास एक्चुअल में सिक्योरिटी नहीं है, आप फिर भी उसको बेच रहे हैं, ये एंटिसिपेशन से कि प्राइस गिरेगा और आप वापस परचेज करेंगे और कुछ प्रॉफिट कमा लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कवर्ड शॉर्ट की बात करी गई है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में बोला है कि चलो हम आपको शॉर्ट सेल करना भी अलाउ कर रहे हैं। क्या लिखा गया? अ मार्केट मेकर permitted to undertake short sale and shall also be eligible to undertake uncovered short। थर्ड पॉइंट में बोलते कि चलो आप शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं, मतलब आपके पास सिक्योरिटी नहीं है फिर भी आप सेल कर रहे हैं,
या फिर अनकवर्ड शॉर्ट पोजीशन भी आप ले सकते हैं। मतलब यहाँ पर आपके पास सिक्योरिटी नहीं है, फिर भी आप फॉरवर्ड मार्केट में सेल करने की पोजीशन ले रहे हैं, बट यहाँ पे लिमिट लगा दी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लगा दी, सिक्योरिटी लेवल लिमिट है। और यहाँ पे अगर आपके अनकवर्ड शॉर्ट है तो वो 3 महीने से ज्यादा अनकवर्ड नहीं रह सकते, आपको सिक्योरिटीज परचेज करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे 3 महीने का पहली बात तो टाइम दे रखा है, और लिमिट दे रखी है, मैक्सिमम लिमिट सिक्योरिटी की फेस वैल्यू की। अगर लिक्विड सिक्योरिटी है तो 2% ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग स्टॉक ऑफ ईच सिक्योरिटी और 500 करोड़ विच एवर इज हायर। अदर सिक्योरिटीज हैं तो 1% ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग स्टॉक ऑफ ईच सिक्योरिटी और 250 करोड़ रुपीज विच एवर इज हायर। इतना शॉर्ट पोजीशन आप ले सकते हैं, अनकवर्ड शॉर्ट। साथ ही साथ ये लिक्विड सिक्योरिटीज या फिर अदर सिक्योरिटीज क्या है, तो ये फिम्डा बताता है, ठीक है ना। फिम्डा आपकी ये फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज मार्केट की एसोसिएशन है। चलो आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शंस दे रखी है यूजर्स को, जो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन करने वाले हैं, तो क्या इनको डायरेक्शन दे रखी है, द एलिजिबल रेजिडेंट यूजर में अंडरटेक, बोल रहे हैं आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, कोई भी लिमिट नहीं है। फिर बोल रहे हैं अगर आपको शॉर्ट पोजीशन लेना है तो वो सिर्फ हेजिंग के पर्पज से होगा। आप स्पेक्यूलेशन के लिए हमारी सिक्योरिटी को सेल नहीं कर सकते। गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को आप बेचे जा रहे प्राइसेस नीचे जाएंगे ना, तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी ऐसे वीक नहीं लगनी चाहिए। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप जो शॉर्ट पोजीशन ले रहे हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, वो सिर्फ हेजिंग के पर्पज से हो सकती है। इसका क्या मतलब है, आपके पास ऑलरेडी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, पड़ी हुई है, आपको लगता है आपके प्राइसेस इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी के नीचे जा सकते हैं, तो उस केस में जितना आपके पास होल्ड लॉन्ग पोजीशन है, फिर आप शॉर्ट पोजीशन ले रहे हैं कि यार मेरे क्या पता आगे जाके प्राइसेस नीचे गिर जाए, तो आप उतनी ही शॉर्ट पोजीशन लेंगे जितने आपसे हेजिंग हो जाए। आपने जितना लॉन्ग ले रखा है ना, जितना आपको उस सिक्योरिटी में नुकसान होगा, उतनी ही आप शॉर्ट पोजीशन लेके पैसे कमा सकते हैं। तो हेजिंग एक टूल होता है कि आप अपने लॉसेस को कम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 रुपए की कोई सिक्योरिटी है, अब आपको लगता है मार्केट नीचे जा सकती है, आगे 5% नीचे जाएगी मार्केट, तो आप उतनी ही शॉर्ट पोजीशन लेंगे। आपकी जो 100 रुपए की सिक्योरिटी है उसकी वैल्यू 95 रह जाएगी ना, तो यहाँ पे आपको अलाउ करा गया कि आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं जितना आपका कवरेज हो जाए। तो आपने अगर शॉर्ट पोजीशन ली, 100 रुपए में बेचा, 95 में बाय करा, आपने यहाँ पे 5 रुपए कमा लिए। जो आपने सिक्योरिटी होल्ड कर रखी थी उसकी वैल्यू 95 रहेगी, प्लस आपने 5 रुपए कमा लिए, तो अल्टीमेटली आपके पास फिर 100 रुपए रह गए। तो ये हेजिंग होता है, आपने हेजिंग करा है, आपने अपने लॉसेस को कम करा है। अगर आप ये शॉर्ट वाली ट्रांजेक्शन नहीं लेते तो आपकी 100 रुपए की सिक्योरिटी की वैल्यू 95 रह जाती, आपके 5 रुपए का नुकसान हो जाता। बट आपने जो शॉर्ट पोजीशन ली उसकी वजह से आपने 5 रुपए कमा लिए। 100 रुपए का शेयर आपने बेचा, 95 में परचेज कर लिया, 5 रुपए कमा लिए। आपकी जो स्टॉक था 100 रुपीज का जो पहले से आपने होल्ड करके रखा हुआ है, उसकी वैल्यू 95 होगी, 5 रुपए कमा लिए, फिर आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई कमाई नहीं हुई, 100 का 100 ही रहा। तो ये हेजिंग होता है। तो यहाँ पे बोला है कि जो एलिजिबल यूजर है ना, वो शॉर्ट पोजीशन ले सकता है फॉर द पर्पज ऑफ हेजिंग, स्पेक्यूलेशन नहीं कि पैसे कमाने के लिए, सिर्फ अपने लॉसेस को कम करने के लिए। टू एंश्योर, यहाँ पे बोला गया कि जो भी शॉर्ट पोजीशन ले रहा है, मार्केट मेकर को बोल रहे हैं बैंक आपके पास जो आ रहा है ना शॉर्ट पोजीशन लेने, उससे इन्फॉर्मेशन ले लो, पकड़वा लो इन्फॉर्मेशन कि उसके पास एक्चुअल में सिक्योरिटीज है कि नहीं है। अब कोई शॉर्ट पोजीशन ले रहा है और वो हेजिंग के लिए ले रहा है, तो मेरे को पता होना चाहिए ना, हाँ जी आप हेजिंग कर रहे हो तो मतलब आपके पास ऑलरेडी सिक्योरिटीज है, दिखाओ जरा मेरे को। तो मार्केट मेकर को बोल रहे हैं, आप रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, उनको बोलेंगे हाँ जी गवर्नमेंट सिक्योरिटी दिखाओ, शॉर्ट पोजीशन लेने ना गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपके पास है, वो पहले दिखाओ मैं, ठीक है। अ यूजर विद अ कवर्ड शॉर्ट पोजीशन इन बॉन्ड मार्केट शैल एग्जिट, कह रहा है अगर किसी के पास कवर्ड शॉर्ट है, मतलब उसने शॉर्ट कर रखा है बट उसके पास एक्चुअल में सिक्योरिटी है, चाहे उसके पास है चाहे उसने बोरो कर रखे हैं, उसको इस शॉर्ट पोजीशन को एग्जिट करना पड़ेगा अगर उसके पास जो अंडरलाइन गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो सीज टू होल्ड कर जाता है। उसकी अंडरलाइन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, देखो एक बंदे के पास सिक्योरिटी थी, उसने कवर्ड शॉर्ट ले लिया, मतलब उसने मार्केट में फ्यूचर में जाके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेके सेल कर दिया। अब उसके पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी, अगर वो सेल कर देता है तो उसको ये कवर्ड शॉर्ट पोजीशन से भी एग्जिट करना पड़ेगा। अंडरलाइन सिक्योरिटीज अगर वो सीज टू होल्ड कर देता है तो उसको उसी समय जो कवर्ड शॉर्ट पोजीशन है उससे भी एग्जिट करना पड़ेगा, ठीक है जी। ये जो सारी इंफॉर्मेशन है किसी ना किसी को तो रिपोर्ट करनी पड़ेगी, ये ट्रांजेक्शन वगैरह चल रही है, तो मार्केट मेकर को बोला कि आप सारी की सारी जो ट्रांजेक्शन हो रही है उसको ट्रेड रिपोजिटरी जो है सीसीआईएल के पास, उसमें दिन क्लोज होने से पहले पहले सबमिट कर देंगे, रिपोर्ट कर देंगे, ठीक है ना। चलो ये एक अच्छी आपकी नोटिफिकेशन थी, थोड़ी हाई लेवल की नोटिफिकेशन है,
आई होप आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होंगी। आगे जाके जब आप नोटिफिकेशंस को फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे आपकी नॉलेज बढ़ती रहेगी। चलिए अगली नोटिफिकेशन आती है, रिव्यू ऑफ रिस्क वेट ऑन माइक्रो फाइनेंस लोन। एक और न्यूज है, ये एनबीएफसी के ऊपर है। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ टाइम पहले क्या करा था, रिस्क वेट देने होते हैं। अगर कोई बैंक लोन दे रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में उस बैंक के पास कैपिटल होनी चाहिए। ये क्यों बोला जाता है कि लोन दे रहे हैं और डिफॉल्ट अगर हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो बैंक और हमारा बैंकिंग सिस्टम खतरे में आ जाता है। बैंक अगर फेल करेंगे तो पूरा बैंकिंग सिस्टम खराब होगा ना। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलता है आप अगर लोन दे रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में आपके पास कैपिटल होनी चाहिए, जो कि हम बेसल नॉर्म्स में पढ़ चुके हैं। टीयर 1, एडिशनल टीयर 1, टीयर 2 कैपिटल वगैरह होनी चाहिए। अलग अलग टीयर में डिवाइड कर रखे हैं डिपेंडिंग ऑन द सेफ्टी ऑफ कैपिटल, मतलब क्वालिटी ऑफ कैपिटल। अब यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस जो लोन देते हैं, माइक्रो फाइनेंस लोन वो होते हैं जो उन लोगों को दिए जाते हैं जिनकी हाउस होल्ड इनकम 3 लाख रुपीज तक होती है, तो वो माइक्रो फाइनेंस लोन होते हैं। तो कुछ टाइम पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला था कि ये रिस्की लोन है, इसका रिस्क वेट बढ़ा के 100% से 125% कर दिया था। रिस्क वेट अगर ज्यादा होगा तो बैंक को उतनी ही कैपिटल सेट असाइड करनी पड़ेगी। अब ज्यादा कैपिटल बैंक को चाहिए होगी तो बैंक उतना लोन नहीं दे पाएगा ना। अगर कैपिटल की ज्यादा रिक्वायरमेंट है बैंक को खुद की, तो वो लोन नहीं देगा। ऐसे ही एनबीएफसी के रिस्पेक्ट में करा था कि जो बैंक एनबीएफसी को लोन दे रहे हैं उसके अंदर भी जो रिस्क वेट थे उनको 25% से बढ़ाया गया था, जो उनको रेटिंग दी गई है। जो भी रिस्क वेट की रिक्वायरमेंट थी एनबीएफसी को लोन देने में, उससे 25% बढ़ा दिया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिर बैक स्टेप लिया है, कह रहे कि जो हमने बोला था ना पहले माइक्रो फाइनेंस लोन में 125% का रिस्क वेट है, उसको वापस 100 पे ले आए हैं। ऐसे ही जो एनबीएफसी को आप लोन दे रहे हैं, बैंक्स जो एनबीएफसी को लोन दे रहे हैं उसके रिस्क वेट को, जो पहले रिस्क वेट था उससे 25% बढ़ाया गया था। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है हम वापस आ रहे हैं, कोई नहीं कम कर दो, 25% से कम कर दो। पढ़ेंगे जी क्या, ये दोनों न्यूज साथ में है। रिव्यू ऑफ रिस्क वेट ऑन माइक्रो फाइनेंस लोन। अपने आप में माइक्रो फाइनेंस लोन इंपॉर्टेंट है, तो इसके रिस्क वेट के ऊपर भी क्वेश्चन आने के अच्छे खासे चांस है। चलिए रिस्क वेट ऑन कंज्यूमर क्रेडिट, जो कि स्पेसिफिकली माइक्रो फाइनेंस लोन है, तो उसको इंक्रीज कर दिया गया था। ये हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन वगैरह, तो इनको इंक्रीज कर दिया गया था 125% पे। अब यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस लोन के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, ऑन अ रिव्यू इट हैज बीन डिसाइडेड कि जो माइक्रो फाइनेंस लोन है, बाकी सबको नहीं, माइक्रो फाइनेंस जो लोन है उसके रिस्क वेट को 100% पे हम वापस लेकर आएंगे। ठीक है जी। ऐसे ही स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो एनबीएफसी को लोन दे रहे थे, उसका रिस्क वेट कैसा था कि जो भी रिस्क वेट, अच्छा एनबीएफसी के केस के अंदर रिस्क वेट को बताने का जो तरीका था वो था क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के थ्रू। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज उनको क्रेडिट रेटिंग देती थी, उसके बेसिस पे रिस्क वेट दिए जाते थे। ठीक है ना, ये आपके सामने है कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में क्या क्रेडिट रेटिंग है। अब क्रेडिट रेटिंग के ऊपर हमारे जो बेसल नॉर्म है उसने रिस्क वेट आइडेंटिफाई करके बता दिया। तो यहाँ पे आरबीआई कहता है जो भी क्रेडिट रेटिंग ने आपको रेटिंग दिया उस पर जो रिस्क वेट है ना उससे 25% बढ़ा लो। पहले करा था, क्या लिखा था, रिस्क वेट ऑन द एक्सपोजर ऑफ एससीबी टू एनबीएफसी was increased by 25 percent point in all the cases where extent risk weight as per external rating of NBFC is below 100%। यहां पर भी 100% से नीचे का रिस्क वेट दे रखा है किसी एनबीएफसी को एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने। तो यहाँ पर आरबीआई कहता है यार जो भी आपने रिस्क वेट 100% से नीचे है ना, हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने दे रखा है एनबीएफसी को, उसको हम 25-25% से बढ़ा रहे हैं। इसका इम्पैक्ट क्या रहा कि जो बैंक ने एनबीएफसी को लोन दे रखे हैं उनको ज्यादा कैपिटल चाहिए होगी, तो कहीं ना कहीं जो बैंक है वो थोड़ा सा हेजिडेंट होंगे आगे लोन देने में एनबीएफसी को। कहेंगे यार आपको अगर हम लोन देते हैं तो हमें उतनी कैपिटल इकट्ठा करनी पड़ती है, हमारे पास इतनी कैपिटल है ही नहीं। तो यहाँ पर फिर अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है हमने रिव्यू करा है और हम रीस्टोर कर रहे हैं द रिस्क वेट एप्लीकेबल टू सच एक्सपोजर ऑन द सेम, जो कि पहले एक्सटर्नल रेटिंग एजेंसी ने आपको रेटिंग दिया, जितना रिस्क वेट पहले बता रखा था हम उसी पे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर कोई भी एक पर्टिकुलर एनबीएफसी है, उसकी लॉन्ग टर्म जो भी क्लेम्स है उसकी रेटिंग डबल ए थी, 30% का यहाँ पे रिस्क वेट बता रखा है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने। अब यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहले बोला था कि ये 30% है ना, 100% से नीचे है, तो यहाँ पे जो रिस्क वेट रहेगा वो 25% ऐड करके 55% रहेगा, जिसको अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वापस ले लिया। कह रहे नहीं नहीं,
जो रेटिंग दे रखे है ना और जो रिस्क वेट हमने पहले बता रखा है 30%, वही 30% रहेगा। 25% बढ़ाने वाली बात को हम वापस ले रहे हैं, ठीक है ना। कि 25% बढ़ाने वाली बात उन एनबीएफसी के लिए थी जिनकी क्रेडिट रेटिंग, जिनका जो रिस्क वेट का 100% से नीचे आ रहा था, ठीक है ना। मतलब यहाँ से ट्रिपल बी से नीचे, मतलब ए, डबल ए, ट्रिपल ए के अंदर आ रहे थे। लॉन्ग टर्म वाले के अंदर स्पेसिफिक बात करें, बस हर जगह वहां पे केवल लिमिट्स लाई गई थी, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो यहाँ पे आपका इस पर्टिकुलर मंथ का सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन का लेक्चर समाप्त होता है। थोड़ा सा डिटेल लेक्चर था, थोड़ा सा हमने डिटेल में बातों को समझने की कोशिश करी। अगर कुछ आपको दिक्कत आई होगी तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज बता सकते हैं, और आगे के सेशंस भी आप रेगुलरली देखते रहें तो आपको चीजें क्लैरिटी से समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके टाटा, बाय बाय।